दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समता अकेडमी चैनल पे। दोस्तों, जियोग्राफी का जो है घटना चक्र 2023 जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जो है वो वीडियो देखिए। इसके बाद हम आज अपलोड कर रहे हैं सेकेंड पार्ट, जिससे आपको एक अच्छी समझ जो है विकसित हो सके। ठीक है दोस्तों, तो हम देख रहे हैं विश्व भूगोल जो है, और विश्व भूगोल का पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। आज हम देखेंगे पार्ट 2। चलिए शुरू करते हैं। बुध यानी मरकरी सौर मंडल का सबसे जो है ये छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नज़दीक है तथा यह सूर्य से निकटतम ग्रह है। यह लगभग 88 पृथ्वी दिवसों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। बुध एवं शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। ये पॉइंट याद रखिएगा, बुध और शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। वायुमंडल के अभाव के कारण बुध पर जीवन संभव नहीं है। बुध ग्रह पर दैनिक तापांतर सबसे अधिक लगभग औसतन जो है 610 डिग्री रहता है। तो बुध ग्रह पर दैनिक तापांतर क्या है, सबसे ज़्यादा है। औसतन जो है 610 जो है डिग्री सेंटीग्रेड है। बुध ग्रह पर औसत तापमान 167 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। चलिए आगे देखते हैं। बुध के सबसे पास से गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह यह है मैरिनर 10। ठीक है, बुध ग्रह के सबसे पास से गुजरने वाला जो कृत्रिम उपग्रह है मैरिनर 10 था, जिसके द्वारा भेजे गए चित्रों से पता चलता है कि इसकी सतह पर कई पर्वत एवं मैदान हैं। बुध और सूर्य के बीच दूरी लगभग कितनी है, 57.9 मिलियन है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे दूरी दिया हुआ है। बुध और सूर्य के बीच जो दूरी है लगभग 57.9 मिलियन किलोमीटर या 0.39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। ठीक है, अब आगे देखिए। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उनकी अवधि इस प्रकार है। देखिए, बुध जो है 88 पृथ्वी दिवस में परिक्रमा करता है। शुक्र देखिए 224.7 पृथ्वी दिवस टाइम लेता है। वहीं पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा में 365.2 दिवस। ठीक है, मंगल जो है 687 पृथ्वी दिवस और बृहस्पति जो है 11.859 पृथ्वी वर्ष। लगभग जो है 12 साल लग जाते हैं बृहस्पति को सूर्य का चक्कर लगाने में एक। शनि देखिए 29 दशमलव जो है, शनि को कितना टाइम लगता है, तो शनि को जो है 29.4 पृथ्वी वर्ष। ठीक है, अरुण को जो है 83.76 पृथ्वी वर्ष जो है। वरुण देखिए, वरुण को जो है 163.45 पृथ्वी वर्ष। परावर्तित प्रकाश में देखने पर किसी पिंड का एल्बिडो उसकी चमक अर्थात चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है। किसी वस्तु की सतह पर आपतित विकिरण की जितने भाग का परावर्तन हो जाता है उसे उस सतह का एल्बिडो या प्रत्यावर्तन गुणांक कहा जाता है। बुध बहुत अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, क्योंकि काफ़ी देखिए नज़दीक भी है, किंतु इसका एल्बिडो पृथ्वी की तुलना में कम होने के कारण इसमें चमक जो है कम होती है। पृथ्वी का जो एल्बिडो है 0.3 है, जबकि बुध का लगभग जो है 0.1 है। बुध ग्रह का व्यास देखिए कितना है, 4879 किलोमीटर है। बुध के वायुमंडल में अधिकांशतः सोडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा पोटेशियम आदि पाए जाते हैं। ठीक है, बुध के वायुमंडल में अधिकांशतः सोडियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा पोटेशियम आदि पाए जाते हैं। ये हो गया संक्षिप्त विवरण बुध के बारे में। अब हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में जो है इससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अभी देखिए दोस्तों, बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर, आप पिक्चर में देखिए, ये पिक्चर देख रहे हैं। बुध ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा कर रहा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। जिस बिंदु पर बुध की गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी वह चिन्हित किया गया है। वह किससे चिन्हित किया गया है, देखिए ए से जो है चिन्हित किया गया है। ठीक है, चलिए डिटेल में देखते हैं। कोई ग्रह सूर्य के जितना निकट आता है उसकी वेग और गति जो है उतनी ही बढ़ जाती है, क्योंकि जो ए पॉइंट है देखिए ये सन है, सन से काफ़ी जो है नज़दीक में है। तो कोई भी ग्रह सूर्य के जितना निकट आता है उसकी वेग और गति उतनी ही बढ़ती जाती है।
अतः ए बिंदु पर, अतः जो है आपका जो ए बिंदु है, ए बिंदु पर गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या देखिए 2। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो बुध जो है सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं, जिसमें बुध ग्रह की अवधि जो है लगभग 88 दिन, जो कि सबसे कम है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित ग्रह युग्मों में से कौन बिना उपग्रह के है? तो इसमें देखिए बुध और शुक्र, बुध और शुक्र इनका कोई उपग्रह नहीं है। बुध यानी मरकरी, शुक्र यानी वीनस, इस ग्रह के जो है कोई भी उपग्रह नहीं है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण, सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण इन्हें अंतर्ग्रह, इंटीरियर प्लैनेट्स भी कहा जाता है। तो बुध और शुक्र को इंटीरियर प्लैनेट भी कहा जाता है। अभी देखिए प्रश्न संख्या जो है 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी पिंड का एल्बिडो परावर्तित प्रकाश में देखने पर उसकी चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है। दूसरा पॉइंट देखिए, बुध का एल्बिडो पृथ्वी के एल्बिडो से बहुत अधिक है। ये गलत है। बुध का एल्बिडो क्या है? पृथ्वी के एल्बिडो से कम है। ठीक है, तो केवल यहाँ पे पहला आंसर सही हो जाएगा। परावर्तित प्रकाश में देखने पर किसी पिंड का एल्बिडो उसकी चमक अर्थात चाक्षुष द्युति निर्धारित करता है। बुध बहुत अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता है, किंतु इसका एल्बिडो पृथ्वी की तुलना में बहुत कम होने के कारण इसमें चमक कम होती है। पृथ्वी का एल्बिडो लगभग 0.3 है, जबकि बुध का लगभग 0.1 है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत दिया था, इसलिए केवल पहला सही। अब हम देखें दोस्तों, अब हम देखेंगे शुक्र यानी वीनस के बारे में। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, इसके बाद हम PYQ प्रीवियस ईयर्स सॉल्व करेंगे। शुक्र यानी इंग्लिश में इसी को वीनस कहते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन यानी सिस्टर प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा यानी कि मॉर्निंग स्टार और शाम का तारा इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। सूर्य के शुक्र ग्रह की दूरी लगभग, सूर्य से जो है शुक्र ग्रह की दूरी लगभग कितनी है? 108.2 मिलियन किलोमीटर है। यह सूर्य के दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है, यानी बुध के बाद जो है सबसे निकटतम ग्रह क्या है? शुक्र है। सूर्य के चारों ओर लगभग 225 पृथ्वी दिवस में एक चक्कर लगाता है, यानी शुक्र को जो है सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमा करने में 225 पृथ्वी दिवस समय लगता है। 224.7 दिन, तो अप्रोक्सीमेट क्या हो गया? 225 पृथ्वी दिवस जो है। वर्तमान समय में सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म, अभी देखिए वर्तमान समय में सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। इसका औसत तापमान 737 केल्विन यानी कि 464 डिग्री सेंटीग्रेड है। शुक्र ग्रहों की सामान्य दिशा के समान सूर्य का पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमण करता है। शुक्र जो है ग्रहों की सामान्य दिशा के समान सूर्य का पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमण करता है। शुक्र अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम परिभ्रमण यानी रोटेशन करता है। शुक्र ग्रह पर वायुमंडल के प्रमाण उपलब्ध हैं। शुक्र के वायुमंडल में मुख्यतः जो है कार्बन डाइऑक्साइड का ही संकेंद्रण है तथा तापमान 400 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, इसलिए क्या है वहाँ पे काफ़ी ये तेज़ी से गर्म हो जाता है, इसीलिए जो है चमकता है। इसीलिए हम इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। इस कारण शुक्र पर प्रेशर कुकर की दशा उत्पन्न होती है। उपर्युक्त कारणों से शुक्र पर जीवन की संभावना अत्यधिक कम हो जाती है। बुध के समान शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। मैगलन अंतरिक्ष यान यानी मैगलन मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर वर्ष 1989 में भेजा गया एक डीप स्पेस मिशन था। मैगलन ने अपने रडार मैपिंग का पहला 243 दिन का चक्र 15 मई 1991 ईस्वी को पूर्ण किया तथा शुक्र की सतह का 83.7% पहला स्पष्ट दृश्य प्रदान किया। इसने शुक्र के चारों ओर वर्ष 1990-94 के दौरान परिक्रमा लगाया।
इसका नामकरण 6वीं शताब्दी के पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगेलन के नाम पर रखा गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला प्रश्न देखिए अभी, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, तो ये है शुक्र यानी कि विनस जो है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। याद रखिएगा, देखिए बीपीएससी प्री में भी ये पूछा गया है। तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। इसका औसत तापमान 464 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 737 केल्विन होता है। इसका कारण जो है शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता है। अधिक जो तापमान है किसके वजह से है? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वायुमंडल में जो है शुक्र के कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। अगला देखिए प्रश्न, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? तो अभी हम लोग पढ़े थे, चाहे मॉर्निंग स्टार पूछ दे चाहे इवनिंग स्टार, किसे कहते हैं? ये जो है हम शुक्र ग्रह को कहते हैं। ठीक है, शुक्र ग्रह को सुबह का तारा अथवा भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार और शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है। तथा मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जबकि शनि का घनत्व देखिए सभी ग्रहों में सबसे कम, जल से भी कम है, क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा है बहुतायत मात्रा में। यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 3 देखिए, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो ये जो है शुक्र जो है ग्रह को, और डिटेल में आप जो है वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं। प्रश्न जो है 4, कथन ए, शुक्र वीनस ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक जो है असंभाव्य है। कथन क्या बोल रहा है कि शुक्र ग्रह पर मानव जीवन का होना अत्यधिक असंभाव्य है। तो हम देखते हैं कि कारण क्या है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो है अत्यधिक उच्च स्तर है। तो बिल्कुल सही है ये। ठीक है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन ए सही होगा। चलिए इसको डिटेल में देख लीजिए आप। शुक्र ग्रह पर वायुमंडल के प्रमाण उपलब्ध हैं। शुक्र के वायुमंडल में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड का ही संकेंद्रण है। इसके अतिरिक्त शुक्र की सतह का तापमान औसतन जो है यानी एवरेज 464 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। उपयुक्त कारणों यानी अधिक तापमान और कार्बन डाइऑक्साइड से शुक्र पर जीवन की संभावना अत्यधिक कम हो जाती है। अतः कथन एवं कारण दोनों सही है। अतः कारण जो है कथन ए की स्पष्ट व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न 5वां देखिए, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो ये है शुक्र जो है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 6 जो है, मैगेलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह हेतु भेजा गया? तो ये जो है शुक्र के लिए जो है मैगेलन अंतरिक्ष यान मैगेलन मिशन के तहत शुक्र ग्रह पर वर्ष जो है 1989 में भेजा गया, जो एक डीप स्पेस मिशन था। तो अभी हमने देखा दोस्तों शुक्र ग्रह के बारे में, इसके बाद हम देखेंगे पृथ्वी यानी अर्थ के बारे में। तो सबसे पहले कुछ संक्षिप्त में देख लेंगे इसके बारे में, इसके बाद जो है प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, तो विश्व जो है भूगोल का हम देख रहे हैं पार्ट 2 जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। सबसे पहले बुध, उसके बाद जो है शुक्र हो गया, अब तीसरा जो है पृथ्वी जो है। तो सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह तथा सभी ग्रहों में आकार की दृष्टि से जो है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है पृथ्वी। यह शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य में स्थित है। पृथ्वी पर जीवन इस पर पाई जाने वाली पारिस्थितिकी के कारण है। पारिस्थितिकी के कारण ही पृथ्वी ग्रह को ग्रीन प्लैनेट की संज्ञा दी गई है। संपूर्ण पृथ्वी के सतह के लगभग 70.8% भाग पर महासागरीय जल के विस्तार के कारण पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट की भी संज्ञा दी जाती है। यूनानी दार्शनिक अरस्तु 384 से 322 ईसा पूर्व में अपनी पुस्तक ऑन द हेवेंस अंग्रेजी में अनुदित द्वितीय खंड के 14वें अध्याय में स्पष्ट उल्लेख किया है कि पृथ्वी गोलाकार है, परंतु सौरमान्य है कि पृथ्वी घूर्णन के कारण विषुवत रेखा पर कुछ जो है उभरा एवं ध्रुव पर कुछ चपटा है, जिस कारण इसकी आकृति जो है लध्वक्ष
जिसके कारण इसकी आकृति जो है लध्वक्ष गुलाब है। पृथ्वी के अपने विशेष आकृति के कारण इसे पृथ्वाकार यानी जियोड भी कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 24 घंटे का समय लगता है। अपने अक्ष के सहारे पृथ्वी का घूर्णन यानी रोटेशन ऑफ अर्थ भू परिभ्रमण कहलाता है। भू परिभ्रमण के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। इसका सीधा अर्थ यह है कि जो भाग सूर्य की ओर पड़ता है उस पर दिन और पीछे वाले भाग पर रात्रि होती है। यही क्रम चलता रहता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव तथा इसकी दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमण के कारण मौसम परिवर्तन होते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में अपने अक्ष पर घूर्णन करते हुए परिक्रमा करता है। इसकी दोनों ही समयावधियां लगभग समान है। इस कारण पृथ्वी से चंद्रमा का सदैव एवं समान भाग दिखाई पड़ता है। 21 मार्च व 23 सितंबर की तिथियों को सूर्य 2 बार विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य विषुवत रेखा एवं कर्क रेखा के बीच 6 माह रहता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें अधिक तिरछी पड़ती हैं। इसके विपरीत 23 सितंबर से 21 मार्च यानी 6 माह तक सूर्य विषुवत रेखा से मकर रेखा के बीच रहता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु एवं उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इस समय सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक तिरछी पड़ती हैं। सूर्य की किरणों के तिरछेपन के कारण ही पृथ्वी के चमकने वाले गोलार्ध के विपरीत वाले गोलार्ध के ध्रुवीय क्षेत्र 6 माह तक अंधेरे में रहते हैं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। कब? 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को ग्रीष्म अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इस स्थिति को शीत अयनांत कहते हैं। पृथ्वी के अक्ष की समांतरता से आशय है जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है तब पृथ्वी का अक्ष अपने पहले स्थिति के सापेक्ष समानांतर और समान कोण पर झुका हुआ होता है। 45 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा एवं ध्रुवों के मध्य भाग से गुजरती है। अब ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट है, देखते जाइएगा। 45 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा एवं ध्रुवों के मध्य भाग से होकर गुजरती है। ठीक है, अब ये डिटेल में काफ़ी चीज़ें जो है वीडियो पॉज करके पढ़िएगा, जो इंपॉर्टेंट हम देखते जाते हैं। 60 डिग्री जो अक्षांश रेखा है विषुवत रेखा की आधी होती है, जिसका देखिए कोसाइन 60.5। पृथ्वी पर विषुवत रेखा की परिधि लगभग जो है कितना है 40,090 किलोमीटर। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास लगभग 12,800 किलोमीटर है। पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न अपकेंद्रीय बल विषुवत रेखा पर जो है सर्वाधिक होता है। इसी बल के प्रभाव के फलस्वरूप विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार सबसे कम होता है और उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ता जाता है तथा ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। पृथ्वी का सूर्य की कक्षा में चक्कर लगाना भू परिक्रमण कहलाता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकेंड का समय लगाता है। ठीक है, इसे सौर वर्ष कहा जाता है। सौर वर्ष को ट्रॉपिकल वर्ष भी कहा जाता है। ट्रॉपिकल वर्ष एक वसंत विषुव यानी वर्नल एक्विनोक्स से दूसरे वसंत विषुव के बीच के समय के बराबर होता है। ठीक है, चलिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। ये वीडियो को पॉज करके दोस्तों आप यहाँ पढ़िए। अभी देखिए, पृथ्वी से सर्वाधिक निकट का जो तारा है वो क्या है? सूर्य है। पृथ्वी से तारों की दूरी इस प्रकार है। ध्रुव तारा देखिए 434 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। इसके बाद देखिए अल्फा सेंचुरी, ये 4.35 प्रकाश वर्ष है। इसी तरीके से सीरियस जो है 8.6 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। सीरियस तारा को संस्कृत में लुब्धक के नाम से जाना जाता है। इसे डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष जो है अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होता है।
उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्तरी कनाडा से साइबेरिया की ओर गतिशील रहते हुए आर्कटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, पृथ्वी की दक्षिण चुंबकीय जो ध्रुव है 64.07 डिग्री देखिए साउथ यानी दक्षिण और 135.88 डिग्री ईस्ट में स्थित है। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई कोई वस्तु उपग्रह के समान ही उसी दिशा में पृथ्वी का चक्कर काटने लगती है। अधिकांश कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से पूर्व दिशा की ओर ही प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अधिकांश जो कृत्रिम उपग्रह है पृथ्वी से पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं, क्योंकि इससे उपग्रह को निकास वेग मिलता है, इसके वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन हमेशा और सभी उपग्रह पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित नहीं किए जाते हैं। ध्रुवों की परिक्रमा करने वाले कुछ उपग्रह उत्तर या दक्षिण की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं। पृथ्वी का आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है, जबकि बाह्य कोर क्या है, गलित अवस्था में है। कोर में मुख्यतः आयरन एवं निकेल की अधिकता है तथा इसकी मोटाई लगभग 3500 किलोमीटर है तथा इसकी मोटाई जो है लगभग 3500 किलोमीटर है। भू प्रॉपर्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों का विवरण भार प्रतिशत में देखिए, ऑक्सीजन जो है भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ये है 46.60%। वहीं सिलिकॉन की बात करें तो देखिए 27.72% जो है। एल्युमिनियम जो है 8.13%, आयरन यानी लोहा जो है 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम जो है 2.83%, पोटेशियम जो है 2.59%, मैग्नीशियम जो है 2.09% जो है। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है जिसे 22 अप्रैल को विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। तो हर साल जो है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और पहली बार 1970 में इसे सेलिब्रेट किया गया। अब दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है अरस्तु ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? अरस्तु ने, कि पृथ्वी जो है गोलाकार है। ये देखिए यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक ऑन द हेवेंस के द्वितीय खंड के 14वें अध्याय में स्पष्ट उल्लेख किया है कि पृथ्वी गोलाकार यानी स्फेरिकल है। अंग्रेजी भाषा में यह पुस्तक J.L. स्टार्क द्वारा अनुदित है। टालमी तथा स्ट्राबो पहली शताब्दी के तथा कॉपरनिकस 15वीं शताब्दी के दार्शनिक है। अतः स्पष्ट है कि सबसे पहले अरस्तु ने यह उल्लेख किया है कि पृथ्वी गोलाकार है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगला प्रश्न। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है। तो पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रीन प्लैनेट जो है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट, पृथ्वी का व्यास है। बताइए पृथ्वी का व्यास कितना है? पृथ्वी का व्यास लगभग 12,800 किलोमीटर है। देखिए एग्जैक्ट 12,756 है, तो लगभग जो है 12,800 किलोमीटर है और ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अभी देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या जो है 4। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। तो ये कथन जो है दोस्तों गलत है, क्योंकि जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेगा वस्तु का वजन भी बढ़ेगा। पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। तो ये बात सही है, क्योंकि पृथ्वी क्या है आपका ध्रुवों पर जो है थोड़ा सा चपटा है। ठीक है, जैसे आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये जो है आपका साउथ पोल हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या सही हो जाएगा? ए गलत है परंतु आर सही है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या देखिए 5। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है। तो ये आंसर है सी श्यान द्रव जो है। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर यानी आउटर कोर के समान ही चंद्रमा का अभ्यंतर भी श्यान द्रव जैसा है। अगला प्रश्न देखिए, भू प्रॉपर्टी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व क्या होता है? ऑक्सीजन। अभी हम लोग पढ़े हुए थे कि भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा 46.60% ऑक्सीजन है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला जो है प्रकाश समय लेता है। तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखिए क्या हो जाएगा? 8 मिनट हो जाएगा। 8 मिनट कुछ 9 सेकेंड लगता है। तो आंसर जो है 19 सेकेंड, सॉरी 8 मिनट 19 सेकेंड है। तो ये ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। देखिए डिटेल में, सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है।
अब ऑप्शन में दिया है 5 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट। यदि ये ऑप्शन नहीं रहता, जैसे कि ए दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो हम सी कर सकते थे, लेकिन चूंकि उपयुक्त में से कोई नहीं दिया है तो यही सही हो जाएगा यहाँ पे ए। और ये जो है क्वेश्चन बीपीएससी बिहार पीसीएस 2019 प्री में पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 9 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, बताइए कौन सा तारा है पृथ्वी के सर्वाधिक समीप। तो ये है सूर्य जो है। बाकी आप देखिए अल्फा सेंचुरी हो गया, लुब्धक हो गया, ध्रुव तारा काफ़ी जो है ज़्यादा डिस्टेंस पे है। ठीक है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है, बताइए। तो इसमें हो जाएगा प्लूटो है ऑप्शन, शनि है, मंगल है, बृहस्पति है। तो मंगल जो है नज़दीक है। बाकी देखिए आप वीडियो पॉज कीजिए और यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है पृथ्वी से औसत दूरी के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का क्रम निम्नवत है, शुक्र, मंगल, बुध। इसलिए स्पष्ट है कि बी जो है आंसर होगा। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है दोस्तों। ऑप्शन शुक्र है, बुध है, मंगल है, बृहस्पति है। तो ये है दोस्तों शुक्र, पृथ्वी के सबसे नज़दीक। और देख सकते हैं कि कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है। दोस्तों यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए प्रश्न संख्या 12, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितने समय लगते हैं। तो 365.25 दिन जो है। ठीक है। जो है 13, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी जो है किस वेग से चक्कर लगाती है, 30 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है। यहाँ पूछा है कि पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है। ऑप्शन ए 49, ऑप्शन बी 59 किलोमीटर, ऑप्शन सी 69 और ऑप्शन डी जो है 79 है, जो कि चारों ही ऑप्शन गलत है। पृथ्वी जो है पर मिनट 27.8 कितना है, 27.8 किलोमीटर जो है दूरी तय करती है। तो कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है और इसीलिए लोक सेवा आयोग जो है इसको प्रश्न को बाहर किया था। ठीक है। प्रश्न संख्या 15, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है लगभग। तो ये है 40,000 किलोमीटर। ऑप्शन बी टिक कीजिए। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की परिभ्रमण धुरी यानी ध्रुवीय धुरी सदा झुकी है। तो ये जो है दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री जो है झुका हुआ है। ये जो है ऑप्शन आपका डी सही है। ठीक है। पृथ्वी की परिभ्रमण धुरी सदा दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। इस झुके हुए अक्ष के सहारे ही पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है। दोस्तों अब इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 17 जो है। ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिएगा। ये ऑलरेडी जो क्वेश्चन है आपका जो है आईएएस में पूछा जा चुका है, तो अपने आप में ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की अक्ष पृथ्वी की भौगोलिक अक्ष पर 23.5 डिग्री आनत है। तो ये गलत है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे झुकी हुई है 23.5 डिग्री, लेकिन जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उसका अक्ष जो है अलग है। तो ये इसलिए जो है पहला पॉइंट गलत हो गया। सेकंड पॉइंट देखिए, उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा में एक प्रायद्वीप में है। नहीं, ये जो है उत्तरी कनाडा से 1300 किलोमीटर दूर जो है 1300 किलोमीटर दूर है। ये उत्तरी ध्रुव पर न होकर के जो है उससे 1300 किलोमीटर दूर एक प्रायद्वीप पर है। ठीक है। तो सेकंड पॉइंट भी आपका जो है गलत है। तीसरा पॉइंट देखिए आप, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। तो बिल्कुल ये पॉइंट सही दिया हुआ है, क्योंकि पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा के निकट 9 डिग्री नॉर्थ और जो है आपका 77 डिग्री ईस्ट से होकर के गुजरती है। तो केवल थर्ड पॉइंट सही है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन तो पहला नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा। आंसर जो है डी सही है। चलिए इसे डिटेल में भी देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अक्ष अलग होता है, न कि 23.5 डिग्री पर। अतः कथन 1 असत्य है। प्रश्न काल में
उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव उत्तरी कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ द्वीप पर उत्तरी ध्रुव से 1300 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था, न कि प्रायद्वीप पर। इस प्रकार कथन 2 भी गलत है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा के निकट 9 डिग्री नॉर्थ 77 डिग्री ईस्ट से गुजरती है, ठीक है, यानी 9 डिग्री उत्तर 77 डिग्री पूर्व से गुजरती है। ध्यातव्य है कि पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव और चुंबकीय विषुवत रेखा गतिशील है। 1960 के दशक में उत्तरी ध्रुव 78 डिग्री पूर्व तथा 75 डिग्री उत्तर में था। वर्ष 2020 में उत्तरी चुंबकीय ध्रुव 164.04 डिग्री ईस्ट यानी पूर्व तथा 86.50 नॉर्थ यानी उत्तर में था, तथा दक्षिणी ध्रुव जो है 135.88 डिग्री ईस्ट पूर्व तथा 64.07 डिग्री दक्षिण में था। अतः वर्तमान में चुंबकीय विषुवत रेखा थुम्बा से दूर है, ठीक है। प्रश्नकाल के समय जो है बिल्कुल गुजरती थी, लेकिन वर्तमान में चुंबकीय विषुवत रेखा क्या है, थुम्बा से थोड़ी दूर है। इसलिए इसे उपग्रह प्रक्षेपण हेतु उपयुक्त स्थान मानकर यहाँ TERLS यानी थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना की गई थी। यह केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है। अतः प्रश्न काल में जो है कथन 3 जो है सत्य है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। प्रश्न 18 देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से जो है आपको सही उत्तर चुनना है। पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं, तो ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है। देखिए हमारा जो पृथ्वी है पूरी तरह से गोल नहीं है, ध्रुवों पर हल्का सा क्या है, थोड़ा सा जो है ध्रुवों पर चपटा है। तो जो आप देखिए ये पृथ्वी है, तो जो इसके सबसे उत्तर में जो उत्तरी सिरा है इसी को तो हम नॉर्थ पोल करते हैं। ये नॉर्थ पोल हो गया यानी उत्तरी ध्रुव हो गया ये, और आपका जो है नीचे जो है साउथ में जो है आपका जो है दक्षिणी ध्रुव जो है, ठीक है, इसको आप साउथ पोल कहिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट दोस्तों बिल्कुल आपका सही है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की दोस्तों। 45 डिग्री अक्षांश की जो लंबाई है विषुवत रेखा की आधी होती है, नहीं ये गलत है। 45 डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत रेखा एवं ध्रुवों के मध्य भाग से होकर गुजरती है, ठीक है। और ये जो है cos 45 डिग्री यानी इक्वल टू आपका 0.707 हो जाएगा। तो जो विषुवत रेखा की लंबाई है लगभग जो है 40,090.28 किलोमीटर है। अतः यह विषुवत रेखा की आधी न होकर के आधे से अधिक है, इस वजह से सेकंड पॉइंट गलत हो गया। थर्ड पॉइंट देखिए आप, पृथ्वी के अक्ष की समांतरता है। पृथ्वी के अक्ष की समांतरता से आशय है जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तब पृथ्वी का अक्ष अपने पहले स्थिति के सापेक्ष समानांतर एवं समान कोण 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। इसलिए कथन 3 क्या है, बिल्कुल सही है। कथन 3 क्या है, बिल्कुल सही है। चौथा पॉइंट आप देखिए, अपसौर अवस्था में पृथ्वी के परिभ्रमण की गति जो है तीव्र होती है, ये गलत दिया है। अपसौर के समय पृथ्वी के जो परिक्रमण की गति होती है ये तीव्र न होकर के क्या होती है, कम होती है। तो चौथा पॉइंट भी गलत हो गया। आंसर हमारा सही होगा 1 और 3 जो है इसमें है, ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी टिक कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रश्न जो है 19 देखते हैं। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। चलिए अब देखते हैं 19 जो है, और ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा गया है। देखिए RAS, RTS और उत्तर प्रदेश PCS में भी ये पूछा जा चुका है। दिन रात जिस कारण होते हैं वह है, तो ये है भू परिभ्रमण की वजह से होता है। दिन रात किसकी वजह से होता है, भू परिभ्रमण की वजह से होता है। तो आंसर हो जाएगा बी सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या देखिए आप 20 जो है, ठीक है दोस्तों। प्रश्न संख्या 20, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर। सूर्य वर्ष में 2 बार, सूर्य देखिए दोस्तों वर्ष में 2 बार 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुवत रेखा भूमध्य रेखा पर जो है लंबवत चमकता है। वर्ष की इन 2 तिथियों को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन एवं रात की अवधियां यानी समय जो है बराबर यानी 12-12 घंटे की होती हैं। तो आंसर बिल्कुल सही है भी। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 21 देखते हैं दोस्तों। मौसम परिवर्तन पृथ्वी की गति की किस विशिष्टता से होता है, ठीक है। तो ये जो है
आपने देखिए सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, इसकी वजह से मौसम बदलता है। धुरी पर चूंकि पृथ्वी झुकी है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री, तो मौसम परिवर्तन होता है। एक तो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा से, और अपने धुरी पर पृथ्वी क्या करती है, घूमती रहती है। इन दोनों रीजन की वजह से ही मौसम परिवर्तन होता है। आंसर सी बिल्कुल सही है। अब डिटेल में देख लीजिए, मौसम परिवर्तन में सबसे बड़ा योगदान पृथ्वी का अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री का झुकाव के साथ सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा होता है। इसके अतिरिक्त सूर्य पृथ्वी की दूरी में परिवर्तन की भी इसमें भूमिका रहती है। प्रश्न जो है 22 देखते हैं, मौसम बदलने का क्या कारण है। देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है और ये जो है झारखंड पीसीएस में आ चुका है। तो जो है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, वो अपने अक्ष पर झुका होना, ठीक है, मेन रीजन यही है। आंसर सी टिक कीजिए। और अगला प्रश्न संख्या देखिए दोस्तों 23 जो है, पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार करना है। उदाहरणार्थ दिल्ली शहर दिन में, उदाहरणार्थ दोपहर 12 बजे वहाँ का तापमान सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः जो है अधिक होगा। अभी देखिए दोस्तों, पहला दिया है सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में पृथ्वी सूर्य से अधिक निकट होती है। सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में पृथ्वी सूर्य से अधिक निकट होती है, तो ऐसा नहीं है। अभी देखिए नेक्स्ट बी, पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती है, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, ठीक है। देखिए 21 मार्च व 23 सितंबर की तिथियों को सूर्य जो है 2 बार विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य जो है विषुवत रेखा एवं कर्क रेखा के बीच 6 माह रहता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें अधिक तिरछी पड़ती हैं। इसके विपरीत 23 सितंबर से 21 मार्च तक सूर्य जो है विषुवत रेखा से मकर रेखा के बीच में रहता है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु एवं उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इस समय सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक तिरछी पड़ती है। सूर्य की किरणों के तिरछेपन के कारण ही सूर्य के चमकने वाले गोलार्ध के विपरीत वाले गोलार्ध के ध्रुवीय क्षेत्र जो है 6 माह तक अंधेरे में रहते हैं। यही कारण है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित दिल्ली शहर में शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में तापमान अधिक रहता है। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या देखिए 24 जो है, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी जो है 1/4 कम कर दिया जाए, कम हो जाए मान लीजिए, तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी। तो हमारे वर्ष की अवधि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अभी 12 महीने तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो ये मेन रीजन होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभी प्रश्न संख्या 25 देखिए दोस्तों, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। क्या सही है, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं? क्या ये कथन सही है, बताइए कमेंट में लिखिए। नहीं, ये जो है सही नहीं है, ठीक है। हमेशा पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित नहीं होते हैं। चलिए तो पहला पॉइंट जो है, जो कथन दिया है वो सही नहीं है। अभी रीजन देखिए, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ये तो बात बिल्कुल सही है। हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, पश्चिम से जो है, ये जो आपको पता होगा ना, ये नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, तो हमारी अर्थ जो है पश्चिम से, यानी इस तरीके से पश्चिम से जो है पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। तो ये कारण जो दिया है बिल्कुल सही है, ठीक है। जबकि कथन क्या है, हमेशा जरूरी नहीं है कि कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं, तो कथन जो है गलत है। चलिए आंसर देखते हैं कि कौन सा सही होगा। ए और दोनों सही है? नहीं। ए और दोनों सही है? नहीं। ए सही है परंतु आर गलत है, तो सी भी गलत हो गया। अगला देखते हैं डी, ए गलत है परंतु आर सही है, तो यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, डी को टिक कीजिए। चलिए डिटेल में इसको देख लेते हैं। यह सही है कि अधिकांश कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से पूर्वी दिशा की ओर प्रक्षेपित किए जाते हैं, क्योंकि इससे उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। निकास वेग यानी एस्केप वेलोसिटी जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है।
इस वेग से यदि किसी पिंड को आप फेंकेंगे तो वो बाहर निकल जाएगा, हमारे धरती से जो है बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है, लेकिन हमेशा और सभी उपग्रह पूर्व दिशा की ओर प्रक्षेपित नहीं किए जाते हैं। ध्रुवों की परिक्रमा लगाने वाले कुछ उपग्रह उत्तर या दक्षिण की ओर भी प्रक्षेपित किए जाते हैं। इसलिए तो कथन गलत हो गया था और रीजन जो दिया था वो बिल्कुल सही था। अब 26 देखिए, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद क्या होगा? पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद तो वो भी घूमने लगेगी। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर जब गिराया जाएगा तो वस्तु भी उपग्रह के समान ही पृथ्वी का चक्कर काटने लगेगी। ठीक है, आंसर जो है डी सही है इसमें। देखिए प्रश्न संख्या देखिए 26, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद, जब बाहर गेंद गिराएंगे तो भी क्या होगा? वो भी जो है अंतरिक्ष में घूमता रहेगा, उपग्रह के साथ ही जो है वो भी घूमता रहेगा। पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी। आंसर जो है डी सही है। पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह के बाहर गिराई गई कोई भी वस्तु, गेंद हो या कोई भी वस्तु, उपग्रह के समान ही पृथ्वी का चक्कर काटने लगती है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 27, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है बताइए? तो ये होता है दोस्तों निकेल और फेरस। निकेल और फेरस, निकेल और फेरस का होता है। देखिए निकेल को हम किससे डिनोट करते हैं? Ni से। निकेल हो गया, फेरस यानी आयरन, इसको आयरन को Fe से डिनोट करते हैं। तो ये गलत हो गया, ए में नहीं है, बी में नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। सी जो है नहीं होगा, हाँ डी सही है, निकेल और फेरस। एक्चुअली ये फेरम लिखा है, फेरस है। ठीक है, तो आंसर डी सही है। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में निकेल और फेरस तत्वों की प्रचुरता है। नीफे निकेल और फेरम लोहा का संक्षिप्त, फेरस होता है, फेरस लोहा का संक्षिप्त अक्षर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या जो है 28, ये IS प्री 2009 में पूछा जा चुका है। चलिए, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो ये जो है लौह से बना हुआ है। पृथ्वी का आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है, जबकि बाह्य कोर गलित अवस्था में है। कोर में लौह एवं निकेल यानी नीफे की अधिकता है। कोर की मोटाई जो है लगभग 3500 किलोमीटर है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दिवस से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ये जो है बताइए 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है जिसे 22 अप्रैल को विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो काफ़ी रिपीट भी हो रहे हैं क्वेश्चन। चलिए, पृथ्वी का अक्ष जिस कोण पर झुका हुआ है तो ये 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है, सबको पता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 32 जो है, पृथ्वी का, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट देखिए क्या दिया है। पहला पॉइंट दिया है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। पहला पॉइंट देखिए सही है, बिल्कुल। पहला पॉइंट क्या है? बिल्कुल सही है। पृथ्वी जब 4000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी थी, बताइए। सेकंड पॉइंट, पृथ्वी जब 4000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी थी तो ऑक्सीजन 54% थी और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। क्या सही है? सेकंड पॉइंट सही है क्या? तो देखिए पृथ्वी जो है आपका 4 अरब वर्ष पहले बना हुआ था और वायुमंडल में जलवाष्प संघनित होने से जो है जलमंडल का निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट दिया है, ये जो है सही नहीं है। थर्ड पॉइंट देखिए, जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। हाँ, ये बात सही है। तीसरा पॉइंट सही है। तो 1 और 3 आंसर जो है सी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, डिटेल में आप वीडियो को देखिए, पॉज करके पढ़िएगा। देखिए पृथ्वी लगभग 4.5 अरब वर्ष पुरानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
प्रश्न संख्या 33 देख लीजिए। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो ये जो है हमारे भारत के खगोल शास्त्री वैज्ञानिक जो है आर्यभट्ट जी ने बताया था। आर्यभट्ट ने सबसे पहले यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना सूर्य के दैनिक उदय एवं अस्त होने का कारण होता है। उनकी रचनाएं आर्य सिद्धांत काफ़ी फेमस है, यानी सूर्य सिद्धांत में संकलित है। भास्कर भेदाभेद वेदांत दर्शन के प्रस्तावक थे। उन्होंने ब्रह्मसूत्र और शंकर के माया के सिद्धांत पर भाष्य लिखा। वराहमिहिर के उल्लेखनीय कार्यों में बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका जो है शामिल है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं मंगल के बारे में। मंगल यानी मार्स ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। मंगल ग्रह का अक्षीय झुकाव 25 अंश यानी 25 डिग्री 12 मिनट है, जो लगभग जो है पृथ्वी के समान है। सूर्य से मंगल ग्रह की दूरी, सूर्य से मंगल ग्रह की दूरी लगभग देखिए 228 मिलियन जो है किलोमीटर है। मंगल ग्रह सूर्य के चारों ओर 686.98 यानी कि लगभग जो है 687 दिवस में एक परिक्रमण पूरा करता है। मंगल ग्रह का व्यास जो है 6792 किलोमीटर है। मंगल ग्रह अपनी धुरी पर लगभग 24.7 घंटे में एक परिक्रमा करता है। मंगल ग्रह के वायु संगठन में 95.1% कार्बन डाइऑक्साइड, 2.59% नाइट्रोजन, 1.94% आर्गन, 0.16% ऑक्सीजन आदि पाया जाता है। नासा के मार्स रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान में लगे अत्याधुनिक कैमरे से ली गई तस्वीरों के अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों ने वर्तमान में मंगल ग्रह पर तरल जल की उपस्थिति की जो है पुष्टि की है। मंगल की ढलानों पर जहां रहस्यमयी धारियां दिखाई दी, वहां वैज्ञानिकों ने एमआरओ में लगे इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर के प्रयोग के द्वारा जल योजित खनिजों की उपस्थिति का पता लगाया है। मंगल ग्रह का औसत तापमान जो है 65 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। उपर्युक्त विशेषताओं के कारण ही मंगल ग्रह को पृथ्वी के समकक्ष ग्रह माना जाता है। मंगल ग्रह पर वायुमंडल अत्यंत विरल है। मंगल की सतह लाल होने के कारण इसे लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट की भी संज्ञा दी जाती है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक है फोबोस और दूसरा क्या है, डिमोस। डिमोस सौर मंडल के छोटे उपग्रहों में से एक है। मंगल पर पाया जाने वाला ज्वालामुखी पर्वत मंगल पर पाया जाने वाला ज्वालामुखी पर्वत निक्स ओलंपिया, जिसे ओलंपस मोन्स भी कहा जाता है, एवरेस्ट से लगभग ये 3 गुना बड़ा है। यह मंगल ग्रह पर स्थित सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। फिनिक्स मार्स लैंडर अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल ग्रह के अन्वेषण हेतु 4 अगस्त 2007 मार्स स्काउट प्रोग्राम के अंतर्गत को प्रक्षेपित किया गया। 25 मई 2008 को यह मंगल ग्रह के उत्तरी ध्रुव पर उतरा तथा नवंबर 2008 को पृथ्वी से संपर्क टूट जाने के कारण फिनिक्स अभियान जो है 10 नवंबर 2008 को समाप्त हो गया। चलिए आगे देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। फिनिक्स ने ही सर्वप्रथम मंगल ग्रह पर बर्फ होने की जानकारी दी थी। मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण के अध्ययन के नासा ने क्यूरियोसिटी रोवर को प्रक्षेपित किया था। क्यूरियोसिटी रोवर जो है मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान पर पहुंचा था। मंगल ग्रह के अन्वेषण के लिए भारत का प्रथम अभियान मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा मंगलयान का सफल जो है प्रक्षेपण 5 नवंबर 2013 को किया गया था। मंगलयान उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C25 के माध्यम से मंगल ग्रह की कक्षा में 24 सितंबर 2014 को पहुंचा। इस सफलता से भारत मार्शियन एलीट क्लब अमेरिका, रूस और यूरोपीय संघ में शामिल हो गया। अभी देखते हैं दोस्तों पिछले वर्षों में पूछे गए मंगल ग्रह से जो भी क्वेश्चन आए हैं। देखिए IS प्री 1994 में, 2001 में, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है। कौन सा सही है? देखिए यूरेनस के विषय में
ये किसके विषय में है? नेपच्यून के विषय में, शनि के विषय में या मंगल के विषय में? तो ये है मंगल के विषय में। पृथ्वी के दिन का मान लगभग जो है 23 घंटा 56 मिनट व 23 सेकेंड और उसके अक्ष का झुकाव 23 अंश 27 मिनट है, 23 डिग्री 27 मिनट। मंगल ग्रह यानी मंगल दिन की अवधि 24 घंटा 37 मिनट एवं 23 सेकेंड है। तो लगभग ऑलमोस्ट सेम है। अक्ष का झुकाव देखिए 25 डिग्री 12 मिनट है और पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी हुई है। अतः है स्पष्ट है कि मंगल के दिन की अवधि और अक्ष का झुकाव पृथ्वी के लगभग जो है समतुल्य है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 2। पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। कारण दिया है मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। क्या होगा आंसर बताइए। अभी देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या जो है 2। कथन ए, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समयावधि कम है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपका जो मंगल ग्रह है ये पृथ्वी के बाद में आएगा। ठीक है, सूर्य से अगर आप डिस्टेंस मेंटेन करते जाइए, सबसे नज़दीक क्या है आपका? सबसे नज़दीक जो है आपका बुध है। ठीक है, बुध के बाद जो है आपका मरकरी जो है, मरकरी यानी बुध सबसे नज़दीक हो गया। बुध के बाद जो है शुक्र है यानी वीनस हो गया। वीनस के बाद जो है आपका अर्थ के बाद आपका जो है आएगा मंगल यानी कि मार्स जो है। तो ये कक्षा क्या हो गई, बड़ी हो गई, तो इसको जो है परिक्रमा करने में ज़्यादा समय लगेगा मंगल ग्रह को। तो ये बात जो है जो दिया है कि समयावधि कम लगेगा, कथन क्या हो गया? कथन जो है आपका हो गया गलत। मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में जो है कम है, ये पॉइंट यानी रीजन जो है बिल्कुल सही है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। ऑप्शन ए आर दोनों सही है, नहीं ये गलत हो गया। तो ऑप्शन ए भी गलत, क्योंकि ए आर दोनों सही नहीं है, ए गलत है, आर सही है। इसी प्रकार देखिए बी में भी दिया ए आर दोनों सही है, बी कैंसिल। सी में ए सही दिया है जबकि ये तो गलत है, ये भी कैंसिल। तो बच गया ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। अब ये वीडियो पॉज करके आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं दोस्तों। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? तो जीवन के लिए क्या चाहिए? वहाँ पे पानी चाहिए, एटमॉस्फेयर चाहिए। तो यहाँ पर मंगल पर जो है वर्फ छत्र को, पानी किस प्रकार है? वर्फ छत्र को और हिम सिंचित जल की वो उपस्थिति है वहाँ पे, वर्फ छत्र को और हिम सिंचित जल की उपस्थिति है मंगल ग्रह पे। तो जीवन की संभावना है, बहुत कुछ पृथ्वी के जैसा ही है। जैसे कि अक्ष पे जो झुकाव है 23.5 डिग्री अर्थ का है, तो लगभग 25 डिग्री है मंगल का। इसी प्रकार जो घूमने का है, रोटेशन है, 24 घंटा है, तो उसका जो है भी आसपास ही है, मतलब मंगल ग्रह का भी आसपास है। चलिए देखेंगे डिटेल में। तो आंसर सी, इसलिए जो है पृथ्वी के समान ही मंगल पर आशा है, जीवन का संभावना है। आरंभ में मंगल ग्रह को पृथ्वी के समान ग्रह माना जाता था। इसका प्रमुख कारण मंगल पर वर्फ छत्र को और हिमसिंचित जल की उपस्थिति है। मंगल ग्रह पर पाए जाने वाले वायुमंडलीय जो संगठन है, देखिए एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, इसमें क्या है 95.1% जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, 2.59% नाइट्रोजन है, 1.94% आर्गन, 0.16% ऑक्सीजन है। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी इसको जो है CO से डिनोट करते हैं ना, कार्बन मोनोऑक्साइड को। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है 0.06%। और जल पाया गया मंगल के वायुमंडल में 210 ppm जल पाया गया है। हिमसिंचित जल पाए जाने की घटना मंगल पर जीवन का संकेत करती है। मंगल ग्रह पर देखिए, मंगल ग्रह अपनी धुरी पर लगभग 24.6 घंटे में एक परिक्रमा, पृथ्वी जो है 24 घंटे में, ये 24.5 घंटा हो गया, 24.6 घंटे में एक परिक्रमा और 6 लगभग 87 दिनों में सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करता है। पृथ्वी 365 दिन में करती है, ये पृथ्वी से ज़्यादा समय लेता है। ठीक है, चलिए प्रश्न जो है 4 देख लीजिए। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? तो ये देखिए मंगल और सी जो है यूरोपा बृहस्पति का जो चंद्रमा है, इन दोनों जगहों पे। तो आंसर सही हो जाएगा बी एंड सी जो है। चलिए डिटेल में देखते हैं दोस्तों। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा के पास से गुजरते हुए वायजर
से प्राप्त संकेतों के अनुसार यूरोपा की सतह पृथ्वी पर स्थित बर्फीले समुद्रों की भांति दिखाई देती है। इनकी गहराई संभवतः 50 किलोमीटर तक है। यदि ऐसा है तो सौरमंडल में यह एकमात्र ऐसा स्थान होगा जहां पृथ्वी के अतिरिक्त इतनी बड़ी मात्रा में तरल जल प्राप्त होने के संकेत हैं। मंगल पर जीवन की संभावना के लिए उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या हम 5 देखेंगे। फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर किस तिथि को उतरा? ठीक है, तो ये जो है 26 मई 2008 को फिनिक्स मार्स लैंडर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा मंगल ग्रह के अन्वेषण हेतु 4 अगस्त 2007 को प्रक्षेपित किया गया था। 25 मई 2008 भारतीय समयानुसार जो है 26 मई 2008 को यह मंगल ग्रह के उत्तरी ध्रुव पर उतरा। तो मंगल के बाद अब हम देखेंगे दोस्तों जो है बृहस्पति के बारे में। चलिए देखते हैं। बृहस्पति, इसी को इंग्लिश में जुपिटर कहते हैं ना। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास कितना है देखिए, 1,42,984 किलोमीटर। इसका व्यास जो है 1,42,984 किलोमीटर है। इसका औसत घनत्व 1.326 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। बृहस्पति अपने अक्ष पर सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में 11.86 वर्ष लगता है। बृहस्पति के वर्तमान में 80 उपग्रहों की खोज हो चुकी है। इनमें सबसे पहले खोजे गए 4 जो बड़े उपग्रह हैं, ये देखिए कौन कौन से हैं। आईओ है ना, हाँ आईओ, यूरोपा, गैनीमीड एवं कैलिस्टो जो है। कैलिस्टो को गैलीलियन उपग्रह भी कहा जाता है। इसकी खोज 1610 ईस्वी में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई थी। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा के पास से गुजरते हुए वायेजर से प्राप्त संकेतों के अनुसार यूरोपा की सतह पृथ्वी पर स्थित बर्फीले समुद्रों की भांति दिखाई देती है। इनकी गहराई संभवतः 60 से 150 किलोमीटर तक है। यदि ऐसा है तो सौरमंडल में यह एकमात्र ऐसा स्थान होगा जहां पृथ्वी के अतिरिक्त इतनी बड़ी मात्रा में तरल जल प्राप्त होने के संकेत हैं। बृहस्पति के वलयों की खोज सर्वप्रथम 1979 में वायेजर 1 स्पेस प्रोब, ठीक है, बृहस्पति के वलयों की खोज सर्वप्रथम 1979 में वायेजर 1 स्पेस प्रोब ने की थी। इन वलयों को जोवियन वलय कहा जाता है। माना जाता है कि ये वलय सिलिकेटो छोटे धूलकणों के बने हुए हैं। विरल एवं लगभग पारदर्शी होने के कारण इन्हें देखना कठिन है, परंतु इन्हें अस्तित्वहीन नहीं माना जा सकता है। बृहस्पति के वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस पाई जाती है तथा अल्प मात्रा में मीथेन एवं अमोनिया के प्रमाण मिले हैं। बृहस्पति का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब की तुलना में बहुत अधिक है। बृहस्पति के तीव्र घूर्णन के कारण एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तथा इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा होती है। इसलिए यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुण को प्रदर्शित करता है। तो अब बृहस्पति से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। चलिए, बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी? तो गैलीलियो ने किया था। नेक्स्ट, सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बताइए? बृहस्पति, शुक्र, वरुण, शनि। कितनी बार पूछा गया है बताइए? काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप लोगों को पता ही है कि सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? जुपिटर यानी कि बृहस्पति। ऑप्शन ए टिक कीजिए। आकार की दृष्टि से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति का व्यास सर्वाधिक अर्थात 1,42,984 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 3, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो ये है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। इसका व्यास 1,42,984 किलोमीटर है। इसका औसत घनत्व 1.326 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। उल्लेखनीय है कि अपने अक्ष पर सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह भी बृहस्पति है।
सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन बी, बृहस्पति जो है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में ग्रहों को लगने वाला समय इस प्रकार है। शुक्र देखिए 224.70 दिन, पृथ्वी जो है 365.25 दिन, मंगल कितना समय लगाता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में? लगभग 687 दिन। बृहस्पति जो है 11.862 यानी लगभग आप मान लीजिए 12 वर्ष। ठीक है, अतः उपयुक्त विकल्पों में सूर्य की परिक्रमा में सर्वाधिक जो समय है वो बृहस्पति ग्रह को लगता है, लगभग 12 वर्ष। जबकि सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों में वरुण सबसे अधिक समय, अब देखेंगे वरुण जो है और भी ज़्यादा समय लेता है, ये लगभग 163.7 यानी याद कर लीजिए लगभग जो है वरुण कितना समय ले लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में? 164 वर्ष जो है। ठीक है, चलिए बृहस्पति का वलय होता है, तो ये जो है बृहस्पति का जो वलय है ये किस चीज़ का बना है? सिलिकेटों का बना हुआ है। बृहस्पति के वलयों की खोज सर्वप्रथम 1979 ईस्वी में वाइजर 1 स्पेस प्रोब ने की थी। इन वलयों को जोवियन वलय कहा जाता है। माना जाता है कि ये वलय सिलिकेटों या छोटे धूलकणों के बने हुए हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? तो आंसर हो जाएगा सी, शनि के। वर्तमान में शनि ग्रह के सर्वाधिक 84 प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं। ज्ञातव्य है कि प्रश्नकाल में सर्वाधिक उपग्रह बृहस्पति के थे, लेकिन वर्तमान में जो है सबसे ज़्यादा शनि के हैं 84। इसके बाद देखेंगे दोस्तों चलिए अब देखते हैं दोस्तों शनि के बारे में, सैटर्न के बारे में। शनि सौर मंडल में बृहस्पति के बाद दूसरा जो है सबसे बड़ा ग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या 84 है। सूर्य से दूरी के आधार पर यह सौर मंडल का 6ठा ग्रह है। शनि ग्रह का आयतन पृथ्वी के आयतन के 763.59 गुने से भी अधिक है। एक और पृथ्वी जहां सौर मंडल का सबसे सघन ग्रह है, वहीं शनि का घनत्व जो है सबसे कम है। 7 अक्टूबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के माइनर प्लैनेट सेंटर द्वारा शनि के 20 नए उपग्रहों की खोज की गई। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी स्थित कार्नेगी इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस के खगोलविद स्कॉट एस शेफर्ड के नेतृत्व में एक दल ने शनि की परिक्रमा कर रहे इन 20 नए उपग्रहों की खोज की है। हवाई द्वीप स्थित मौना किया नामक सुषुप्त ज्वालामुखी के ऊपर स्थापित सुबारू दूरबीन की मदद से इन नए उपग्रहों की खोज की गई। शनि के नए खोजे गए उपग्रहों में से प्रत्येक का व्यास लगभग 5 किलोमीटर यानी कि 3 मील है। अभी देखिए टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा क्या है? उपग्रह है। टाइटन जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका व्यास 5150 किलोमीटर है। शनि का दूसरा बड़ा उपग्रह रिया है जिसका व्यास 1528 किलोमीटर है। इयोपेटस, डियोन, टेथिस, एनसीलेट्स, मिमास, एटलस, लापेटस, इपीमेथियस, फोइवो एवं हेलन जो है शनि के अन्य उपग्रह है, प्रमुख उपग्रह हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए एनसीलेट्स शनि ग्रह का सबसे जो है चमकीला उपग्रह है। शनि को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने में कितना समय लगता है? देखिए शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, परिक्रमा करने में 29.4 वर्ष का समय लगता है। शनि को गैसों का गोला, ग्लोब ऑफ गैसेज तथा गैलेक्सी समान ग्रह भी कहा जाता है। शनि ग्रह की सबसे बड़ी विशेषता इसके मध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित जो वलय है यानी रिंग का है। शनि के कुल 7 वलयों की खोज किया जा चुका है। शनि ग्रह के ए, बी, डी एवं ई वलय पृथ्वी से भी दिखाई देते हैं। शनि के अतिरिक्त बृहस्पति, अरुण एवं वरुण में भी वलय के संकेत प्राप्त हुए हैं। पृथ्वी से शनि का रंग जो है पीला दिखाई देता है। शनि ग्रह के दिन की अवधि 10.7 घंटा तथा इसके अक्ष का जो झुकाव है 26.7 डिग्री है यानी अंश है। शनि ग्रह का औसत तापमान कितना है? 140 डिग्री सेंटीग्रेड। शनि ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसें मिलती हैं। शनि ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में जो है कितना है? 587 गुना अधिक है।
शनि ग्रह का फोइबे नामक उपग्रह शनि की कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। पायनियर, कैसिनी इत्यादि शनि के अन्वेषण हेतु भेजे गए यान हैं। कैसिनी यान 15 अक्टूबर 1997 को शनि ग्रह का चक्कर लगाने के लिए भेजा गया था। अब प्रीवियस ईयर प्रश्न देख लीजिए। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लेता है और ये बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया है। अभी देखिए दोस्तों, किस ग्रह के चारों ओर वलय है, तो शनि के चारों ओर वलय है। अभी देखिए दोस्तों, अपनी यात्रा के 7 वर्षों के बाद अंतरिक्ष यान कैसिनी जून 2004 में निम्नलिखित में से किस ग्रह का चक्कर लगाना आरंभ किया, तो ये जो है शनि का। ये यूपीपीसीएस मेंस 2004 में पूछा गया था। कैसिनी यान 15 अक्टूबर 1997 को शनि ग्रह का परिक्रमा लगाने के लिए छोड़ा गया था। यह 30 जून 2004 को शनि के कक्षा में प्रवेश किया। शनि ग्रह जो है नेपच्यून से क्या है, नेपच्यून से गर्म है। शनि ग्रह नेपच्यून से गर्म है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है। सबसे पहले सूर्य के पास क्या है, बुध, इसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, इसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, अरुण और लास्ट में जो है वरुण। प्लेटो अब ग्रह नहीं है बल्कि ड्वार्फ प्लैनेट में काउंट होता है। जो ग्रह सूर्य से जितना नज़दीक होता है वह उतना ही गर्म होता है। शनि की स्थिति वरुण से पहले है, अतः यह वरुण की अपेक्षा गर्म होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है, तो टाइटन क्या है, शनि का उपग्रह है। ठीक है, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है। कौन से ग्रह का है, मंगल का है, शुक्र का है, बृहस्पति का है, तो ये दोस्तों टाइटन जो है सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है शनि का। ठीक है, तो आंसर डी सही है। इसके बाद दोस्तों अरुण, वरुण एवं प्लेटो, इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त हम नॉलेज लेते हैं, इसके बाद पीवाईक्यू देखेंगे। अरुण सूर्य से दूरी के अनुसार 7वां तथा ग्रहों के दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण ग्रह की खोज 13 मार्च 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल ने किया था। ठीक है, अरुण ग्रह की खोज किसने किया था, विलियम हर्शेल ने। कब, 13 मार्च 1781 ईस्वी को। अरुण ग्रह जो है अपने अक्ष पर 97.8 यानी आप कह सकते हैं 98 डिग्री झुका हुआ है अपने अक्ष पे। अधिक अक्षीय झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अधिक जो है झुकाव की वजह से ही अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 84 पृथ्वी वर्ष का समय लेता है। अरुण ग्रह ग्रहों की सामान्य दिशा में ही पश्चिम से पूर्व सूर्य की परिक्रमा करता है, परंतु अरुण ग्रह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम परिभ्रमण करता है। अरुण ग्रह अपने अक्ष पर 17.2 घंटों में एक चक्कर पूरा करता है। अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में। अब देखिए यहाँ उल्टा है, अरुण ग्रह पर सूर्योदय जो है पश्चिम दिशा में एवं सूर्यास्त जो है पूर्व दिशा में होता है। बिल्कुल अपने अर्थ के अपोजिट है ना सूर्योदय। इस ग्रह पर वायुमंडल काफ़ी सघन है, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन है। सूर्य से दूर होने के कारण यह काफ़ी ठंडा है अरुण जो है, तथा दूरदर्शी से देखने पर यह कैसा दिखता है अरुण, ब्लू ग्रीन, नीला हरा दिखता है। इसके वायुमंडल में मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण ऐसा दिखाई देता है। अरुण ग्रह के उपग्रहों की संख्या 27 है। शनि ग्रह की भांति अरुण ग्रह के चारों ओर वलय रिंग पाए जाते हैं। अरुण ग्रह से दूरी के अनुसार इनके वलय जेटा, 6, 5, 4, अल्फा, बीटा, ईटा, गामा, डेल्टा, लैम्डा, एप्सिलॉन, नियो एवं म्यू है। नासा का वायेजर 2 स्पेसक्राफ्ट को सौर मंडल के छोर के अध्ययन हेतु भेजा गया था। इसमें मुख्य रूप से बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण शामिल है। अभी वरुण के बारे में देखिए। वरुण ग्रह की खोज जर्मन जो खगोल शास्त्री हैं जोहान गॉटफ्रीड गाले ने किया था। कब, 23-24 सितंबर 1846 ईस्वी में। वरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 165 वर्ष यानी पृथ्वी दिवस लगाता है। वरुण ग्रह के दिन की अवधि 16.1 घंटे। इसका अक्षीय झुकाव 28.3 अंश यानी 3 डिग्री, 28.3 डिग्री। सौर मंडल का सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है। इसका जो औसत तापमान है देखिए
इसका औसत तापमान देखिए -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। वरुण ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन विद्यमान है। वरुण ग्रह के 14 उपग्रह हैं, सैटेलाइट हैं। इनमें ट्रिटॉन एवं नेरिड जो है मेन है, मुख्य है। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाए जाने के बाद, ये 2006 में हटा दिया गया, तो प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाए जाने के बाद वरुण ही सौरमंडल का दूरस्थ ग्रह है। प्लूटो की खोज वर्ष 1930 ईस्वी में क्लाइड टॉम्बाग, किसने किया था? प्लूटो की खोज 1930 में क्लाइड टॉम्बाग ने किया था। इसे सौरमंडल का 9वां एवं सबसे छोटा ग्रह माना गया था, परंतु 14 से 25 अगस्त 2006 के मध्य प्राग यानी चेक गणराज्य में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की 26वीं महासभा की बैठक में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाकर बौना ग्रह यानी कि ड्वार्फ प्लैनेट की संज्ञा दिया गया, उसमें डाल दिया गया। क्योंकि प्लूटो की कक्षा वरुण की कक्षा से ओवरलैप करती है। प्लूटो के 5 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह हैं। प्लूटो की दूरी के अनुसार इनकी स्थिति है चारोन, स्टिक्स, निक्स, केरबेरॉस और हाइड्रा। चारोन प्लूटो का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। प्लूटो को सूर्य का एक परिक्रमण करने में 247.93 वर्ष का समय लगता है। प्लूटो के वातावरण में क्या क्या है देखिए। प्लूटो के वातावरण में नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य रूप से पाए जाते हैं। अभी देखिए दोस्तों प्रश्न जो है पहला, सौर मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। बुध ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। क्या यह सही है? बताइए। नहीं, ये सही नहीं है। सबसे ज़्यादा गर्म क्या है? शुक्र ग्रह है। शनि का उपग्रह गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, टाइटन है, तो ये भी गलत हो गया। नेपच्यून उप शून्य तापमान वाले मीथेन गैसों के वलय से घिरा हुआ है, तीसरा पॉइंट सही है। फोबोस एवं डाइमस मंगल के 2 उपग्रह हैं, ये भी सही, यानी तीसरा और चौथा पॉइंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, जिसका माध्य तापमान 464 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। बृहस्पति का उपग्रह गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। फोबोस एवं डाइमस यानी डिमोस जो है मंगल के 2 उपग्रह हैं। नेपच्यून यानी वरुण उपशून्य तापमान वाली मीथेन गैसों के वलय से घिरा रहता है। इसके कारण वरुण का रंग जो है नीला हरा प्रतीत होता है। देखिए, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है। कितना समय लेता है यूरेनस? 84 वर्ष लेता है। यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में 83.7 यानी लगभग 84 वर्षों का जो है समय लेता है, जबकि अरुण जो है अपने अक्ष पर 17.2 घंटों में एक चक्कर पूरा करता है। वर्ष दीर्घतम होता है, तो सबसे ज़्यादा जो वर्ष होता है, बड़ा होता है, वो है आपका प्लूटो पर। चूँकि प्लूटो सभी सौरमंडलीय पिंडों में सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है, अतः यह सूर्य का एक परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय 247.93 वर्ष यानी पृथ्वी दिवस लगाता है। तो वर्ष जो दीर्घतम होता है प्लूटो पर होता है। अगला प्रश्न, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? तो है दोस्तों प्लूटो जो है। ठीक है, अभी हम लोग देखे भी थे, तो आंसर डी हो जाएगा प्लूटो। देखिए सबका जो है समय दिया हुआ है, कौन कितना समय लेता है। वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़िए। देखिए प्लूटो 247.93 पृथ्वी दिवस समय। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा वर्ष 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो प्लूटो जो है अब ग्रह नहीं है, ड्वार्फ प्लैनेट है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये है प्लूटो। नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो ये है आपका नेपच्यून जो है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। देखिए हमारे सौर मंडल में सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का जो क्रम है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून जो है, तो जो ज़्यादा दूर है सूर्य से, ठीक है। और यहाँ पे जो है नेपच्यून ये सबसे ठंडा है। इसका जो एवरेज टेम्परेचर यानी मीन टेम्परेचर कितना है? माइनस जो है 200 डिग्री सेल्सियस है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है?
तो ये है दोस्तों आपका सी जो है, कभी वरुण कभी यम जो है। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह आमतौर पर प्लूटो को माना जाता था। इसकी कक्षा नेपच्यून की कक्षा के अंदर स्थित होने के कारण कभी कभी नेपच्यून सौरमंडल का सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह हो जाता था। नेपच्यून वर्ष 1979 से लेकर 1999 तक सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर था, लेकिन 11 फरवरी 1999 के बाद यानी पश्चात अगले 2 से 28 वर्षों तक प्लूटो ही सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह रहेगा। वर्तमान में सूर्य से इसकी दूरी 5906.4 मिलियन किलोमीटर है, जबकि नेपच्यून की जो है 4515 किलोमीटर है, मिलियन किलोमीटर। अतः कहा जा सकता है कि सौर जगत का सबसे दूरस्थ ग्रह कभी नेपच्यून वरुण तो कभी प्लूटो यम है। प्लूटो ग्रहों की श्रेणी से हटाए जाने के बाद इस प्रश्न का उत्तर वरुण होगा। प्रश्न 9 देखिए, यद्यप जो है सामान्यतः प्लूटो सबसे दूरस्थ ग्रह है, यद्यप सामान्यतः प्लूटो सबसे दूरस्थ ग्रह है, पर उसका परिभ्रमण पथ बहुत ही दीर्घवृत्तीय है जो किसी अन्य ग्रह के पथ को काटता है। परिणामतः 1979 से आरंभ हुई 20 वर्ष की अवधि में प्लूटो सबसे दूरस्थ नहीं है। तो कौन सबसे दूरस्थ है? आंसर डी नेपच्यून जो है, ऑप्शन डी नेपच्यून। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है किसके? प्लूटो के। निक्स और हाइड्रा चंद्रमा है प्लूटो के। इसके बाद देखेंगे वेरी इंटरेस्टिंग, चंद्रमा जो है अभी भारत जो है एक कीर्तिमान स्थापित किया। चंद्रयान 3 जो है जब लैंड किया दक्षिणी ध्रुव पर, और अभी तक विश्व में जो है ऐसा कारनामा करने वाला केवल भारत ही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब चंद्रमा के बारे में। उपग्रह वे आकाशीय पिंड हैं जो अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं तथा अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। तो उपग्रह जो है, उपग्रह वे आकाशीय पिंड हैं जो अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं तथा अपने ग्रह के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह यानी सैटेलाइट क्या है? चंद्रमा, मून है। पृथ्वी से चंद्रमा की न्यूनतम दूरी देखिए कितना है, देखिए 3,63,300 किलोमीटर। अधिकतम दूरी 4,05,500 किलोमीटर, जबकि चंद्रमा और पृथ्वी की औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। इसका व्यास 3475 किलोमीटर है। चंद्रमा अपने अक्ष पर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में एक घूर्णन पूरा करता है। यह लगभग उतनी ही अवधि है जितनी वह पृथ्वी एक परिक्रमा करने में लेता है। इसी कारण से पृथ्वी से चंद्रमा का सदैव लगभग आधा 59% एवं समान भाग दिखाई पड़ता है। अतः स्पष्ट है कि चंद्रमा का एक भाग सदैव पृथ्वी की ओर उन्मुख रहता है। चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर की कक्षा दीर्घवृत्तीय और झुकाव युक्त है। फलस्वरूप जब चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर होता है तो छोटा, और जब निकटतम दूरी पर होता है तो बड़ा दिखाई देता है। ये आपने भी अनुभव किया होगा कि कभी कभी आपको लगता होगा चंद्रमा बड़ा दिखाई दे रहा है, कभी जो है छोटा दिखाई दे रहा है। तो ये जो है चक्कर करते हुए जब पास और दूर आते हैं उनकी स्थिति की वजह से है। ठीक है दोस्तों, यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए और जो है अपने सोशल मीडिया पर भी जो है इसे शेयर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल इसका एक सशक्त माध्यम है। चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है, इसी कारण चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है। चूँकि ग्रहों व उपग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं है, ये केवल सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। अतः चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश न पड़ने के कारण चंद्रग्रहण होता है। चंद्रग्रहण का प्रकार और उसकी लंबाई चंद्रमा की सापेक्षिक स्थितियों और उसके कक्षीय पथ पर निर्भर करती है। चंद्रग्रहण सदैव जो है पूर्णिमा यानी फुल मून के दिन ही होता है। अर्धचंद्र के समय पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति समकोणीय यानी 90 डिग्री होती है। चंद्रमा अपने दीर्घवृत्ताकार कक्ष के सहारे पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम होता है तो उसे चंद्रमा की उपभू स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा का ज्वारोत्पादक बल सर्वाधिक होता है, जिस कारण उच्च ज्वार
उत्पन्न होता है, जो सामान्य ज्वार से 15 से 20% बड़ा होता है। इसके विपरीत जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर स्थित होता है उसे अपभू स्थिति कहते हैं। इस समय चंद्रमा का ज्वार उत्पादक बल न्यूनतम होता है, जिस कारण निम्न ज्वार भाटा आपने सुना होगा, तो जो सामान्य ज्वार से लगभग 20% छोटा होता है। 22 दिसंबर 1999 को चंद्रमा पूर्ण उपभू पर था, अर्थात इस दिन चंद्रमा के पृथ्वी की सबसे निकटतम दूरी पर रहने के कारण यह सर्वाधिक चमकदार दिखाई पड़ा। दोस्तों, वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से पढ़िए, ठीक है। चलिए, जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। ब्लू मून एक परिघटना है जो एक सौर वर्ष में 12 चंद्रमाओं से कुछ अधिक दिन होने के कारण घटित होता है। एक चंद्रमाह लगभग 29.5 दिन का होता है। यदि कैलेंडर वर्ष 29.5 × 12 अर्थात 354 दिन का होता है तो इसमें पूर्ण 12 पूर्णिमाएँ होती हैं, और कभी कभी किसी वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमा अर्थात ब्लू मून का अस्तित्व नहीं होता। लेकिन एक वर्ष में 365 से 1/4 दिन होने के कारण प्रत्येक वर्ष में 12 पूर्णिमाओं के लिए आवश्यक 354 दिनों के बाद भी लगभग 11 दिन शेष बच जाते हैं। यही कारण है कि लगभग 2.7154 वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमा घटित होने के लिए आवश्यक 29.5 दिन प्राप्त हो जाते हैं। अलमनक के अनुसार ब्लू मून एक खगोलीय मौसम में एक अतिरिक्त पूर्णिमा के अस्तित्व की घटना है। खगोलीय मौसम एक वर्ष में 4 हैं, 21 मार्च एवं 23 सितंबर तथा 21 जून एवं 22 दिसंबर इस मौसम की विभाजक तिथियां हैं। एक वर्ष में 4 खगोलीय मौसम इस प्रकार होंगे: 21 मार्च से 20 जून, 21 जून से 22 सितंबर, 23 सितंबर से 31 दिसंबर और 22 दिसंबर से तीसरा देखिए 23 सितंबर से 21 दिसंबर तथा चौथा 22 दिसंबर से 20 मार्च। प्रत्येक खंड लगभग 3 माह का है। प्रत्येक खंड में सामान्यतः 3 पूर्णिमाएँ होती हैं, किंतु प्रत्येक 2.7154 वर्ष में किसी एक खंड में 3 के बजाय 4 पूर्णिमा भी होती है। 4 पूर्णिमा वाला जो खंड है ब्लू मून परिघटना वाला खंड होगा। इस खंड की 4 पूर्णिमाओं में से तृतीय को ब्लू मून कहा जाएगा। इस परिभाषा के आधार पर वर्ष 2010 के खगोलीय मौसम खंड 23 सितंबर से 22 दिसंबर के दौरान कुल 4 पूर्णिमाएँ 25 सितंबर, 24 अक्टूबर, 21 नवंबर, 20 दिसंबर को हुई। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखिए। किसी ग्रह या उपग्रह पर किसी पिंड का भार उसके द्रव्यमान तथा उस ग्रह या उपग्रह के गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी W क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटेशन, ठीक है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण कितना है? 1/6 हो जाएगा, 1/6 g हो जाएगा। इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर किसी वस्तु का भार घटकर क्या हो जाता है? 1/6 हो जाता है, ठीक है। तो फार्मूला आप देख लिए, W=mg। यदि कोई विशेष हाइट है तो यही फार्मूला क्या हो जाता है? भार बराबर W=mgh हो जाता है। तो इसको भी ध्यान में दीजिएगा। चंद्रमा पर काले धब्बों वाले क्षेत्र को मेयर कहा जाता है। यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ सागर होता है। चंद्रमा पर एक प्रसिद्ध सी ऑफ ट्रंक्विलिटी या शांति का सागर के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा के इसी भाग में प्रथम मानव युक्त चंद्रयान अपोलो 11 उतरा था। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम 20 जुलाई 1969 में रखा था। तो अमेरिका के अपोलो 11 मिशन द्वारा भेजे गए 3 अंतरिक्ष यात्रियों में नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस और एडविन बज एल्ड्रिन जूनियर सम्मिलित थे, जिनमें से केवल नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्र तल पर अपने कदम रखे। अपोलो 11 मिशन 16 जुलाई 1969 को कैप कैनेडी फ्लोरिडा से उड़ान भर के चंद्रमा पर स्थित सी ऑफ ट्रंक्विलिटी पर 20 जुलाई 1969 को उतरा था। 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा से पृथ्वी के लिए चला यह मिशन 24 जुलाई 1969 को प्रशांत महासागर क्षेत्र में सफलतापूर्वक लौट आया, ठीक है। भारत द्वारा देखिए 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV-C11 के माध्यम से पहले चंद्र अभियान यानी चंद्रयान 1 को प्रक्षेपित किया गया।
8 नवंबर 2008 को चंद्रयान 1 अपने 5वें और अंतिम चरण के बाद चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया। इस अभियान में भारत द्वारा निर्मित मानव रहित अंतरिक्ष यान मून इम्पैक्ट प्रोब को चंद्रमा की सतह पर उतारा गया। चंद्रयान पर नज़र रखने के लिए बंगलुरु से कुछ दूरी पर ब्यालालू में इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क सेंटर की स्थापना की गई थी। चंद्रयान 2 चंद्रमा के लिए भारत का दूसरा मिशन पूरी तरह से स्वदेशी मिशन रहा। चंद्रयान 2 मिशन में एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर प्रज्ञान शामिल थे। 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के द्वितीय लॉन्च पैड से GSLV Mk3M1 रॉकेट द्वारा भारत के चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया गया। यह GSLV Mk3 रॉकेट की पहली परिचालन उड़ान थी। ठीक है, चंद्रयान 2 ऐसा पहला मिशन था जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर वहां अनुसंधान संचालित करने हेतु लक्षित था। सेलेनी का जापानी पोप नाम कागुया है। चंद्रमा की कक्षा में भेजा गया यह जापान का अंतरिक्ष यान था। इसे 14 सितंबर 2007 को प्रक्षेपित किया गया। लगभग 1 वर्ष 8 माह तक चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक परिक्रमा करने के बाद यह चंद्रमा की सतह पर गेल क्रेटर के समीप स्वच्छ से टकरा गया है। तो अभी वर्तमान में भी देखा, ठीक है, अगस्त में जो है छोड़ा गया भारत के द्वारा चंद्रयान 3 और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है, ठीक है, जिस पॉइंट पे उतरा उसको अभी शिव शक्ति नाम दिया गया है। और उसी समय जो है रसिया ने भी लूना मिशन लॉन्च किया, लेकिन लैंड होने से पहले जो है क्रैश हो गया और असफल हो गया। लेकिन भारत ने जो है एक कीर्तिमान स्थापित किया। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रश्न जो है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? तो 1969 में, 20 जुलाई जो है 1969 में। ठीक है, नेक्स्ट, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है बताइए? तो ये जो है आपका चंद्रमा पर है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर है। हम लोग ने काफ़ी डिटेल में इसको पढ़ा जो है चंद्रमा के बारे में, तो समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। आप वीडियो पॉज करके एक्सप्लेनेशन यहाँ से देखिए। हम सीधा जो है अभी क्वेश्चन आंसर करते हैं। अभी देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 3 जो है, कथन देखिए, चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। तो बिल्कुल हमें एक पार्ट ही दिखाई देता है, क्योंकि जो समय है लगभग जो है पृथ्वी के बराबर ही लेता है सूर्य का चक्कर लगाने में, और जो झुकाव है वो भी लगभग जो है पृथ्वी के बराबर ही है। लेकिन देखिए चंद्रमा जो है अपने अक्ष पर 23.5 दिवस में घूर्णन पूरा करता है, ये गलत है। ये जो है 27.32 समय लेता है, जबकि अर्थ हमारा 24 घंटे में जो है, तो इसलिए जो है ये रीजन जो दिया गया है वो गलत है। कारण क्या है? गलत है, कारण जो है गलत है, लेकिन कथन क्या है? सही है। ठीक है, कथन बिल्कुल सही है लेकिन कारण गलत हो गया। तो चलिए देखते हैं आंसर जो है दोस्तों। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। ए आर दोनों सही है? नहीं, कथन तो सही था लेकिन रीजन गलत हो गया, ए भी गलत हो गया। ए सही है परंतु आर गलत है, तो सी आंसर हो जाएगा, क्योंकि कथन सही था परंतु कारण जो है गलत दिया था। चलिए आप डिटेल में देख लीजिए। यहाँ से चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर की कक्षा दीर्घवृत्तीय और झुकाव युक्त है। फलस्वरूप जब चंद्रमा पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर होता है तो छोटा, और जब निकटतम दूरी पर होता है तो बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा अपने अक्ष पर 27.322 दिन में एक घूर्णन पूरा करता है, जबकि अर्थ जो है 24 घंटे में, जो लगभग उतनी ही अवधि है जितनी वह पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में लेता है। चंद्रमा का अपने अक्ष पर यह घूर्णन सिंक्रोनस घूर्णन कहलाता है। इस कारण चंद्रमा का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। अतः कथन ए सही है और कारण आर गलत है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगला प्रश्न 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर नीचे दिए हुए जो कोड की सहायता से आप देना है आपको। पृथ्वी पर चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक ही दिखाई देता है। बिल्कुल सही है। अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है, तो लगभग बराबर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बिल्कुल ये हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। प्रश्न संख्या 5 जो है देखिए,
चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि माध्यम होना चाहिए और वहाँ पर वायुमंडल ही नहीं है। ठीक है, तो आंसर बी बिल्कुल सही है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए दो लोग जो है एक दूसरे की बातें नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो वायुमंडल इसका एक सशक्त माध्यम है। चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है, इसी कारण चंद्रमा पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। दूर दूर खड़ा कर दिया जाए, एक दूसरे की बात ही नहीं सुनेंगे। चलिए देखते हैं चंद्र ग्रहण कब होता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब जो है चंद्र ग्रहण होता है। अगला प्रश्न रिपीट हुआ है, चंद्र ग्रहण होता है तो पृथ्वी चंद्रमा व सूर्य के बीच में आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? सी, पूर्ण चंद्र के टाइम। आंसर जो है सी सही है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 देखिए दोस्तों। 22 दिसंबर 1999 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य से अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारक था उपभू। ये देखिए RS राजस्थान जो PCS है आपका, इसमें पूछा गया है प्री में। चलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। 22 दिसंबर 1999 को चंद्रमा उपभू एवं पूर्ण चंद्र यानी फुल मून की स्थिति में था, अर्थात इस दिन चंद्रमा के पृथ्वी की सबसे निकटतम दूरी पर रहने के कारण ही यह सर्वाधिक चमकदार दिखा। 14 नवंबर 2016 को पुनः पूर्ण उपभू की स्थिति बनी थी, जिसमें चंद्रमा 60 वर्षों में सर्वाधिक बड़ा एवं चमकदार दिखाई पड़ा था। इस स्थिति को आम बोलचाल की भाषा में सुपर मून भी कहते हैं। अगला प्रश्न, जब अर्ध चंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। कितना होता है दोस्तों? 90 डिग्री। अर्ध चंद्र के समय जो है पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति समकोणीय होती है, यानी 90 डिग्री होती है। अब आपको देखना है, बेमेल को चुनना है आपको। देखिए इसमें मंगल है, ग्रह है, बुध भी ग्रह है, पृथ्वी भी है, चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है, तो यही जो है बेमेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। बाकी पृथ्वी, बुध और मंगल क्या है? ग्रह है। चंद्रमा उपग्रह है, तो आंसर यही हो जाएगा, कौन सा ग्रह नहीं है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 13 देखिए। ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा और एक तरफ दिया हुआ है। यहाँ देखिए ए का क्या हो जाएगा? यूरेनस एक ग्रह है, ए का हो गया 2 उपग्रह, चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है, तो 2 1 हो गया। चलिए आगे देखते हैं 2 1। पुच्छल तारा देखते हैं आगे, सी, पुच्छल तारा हेली, यानी सी का 4 हो जाएगा। 2 1 क्या हो जाएगा? 2 1 4। 2 1 4 देखिए किस ऑप्शन में है? 2 1 4 हमने 3 ही चेक किया था ना अभी। 2 1 4 जो है आपका ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आंसर डिटेल में देख लेते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। यूरेनस अर्थात अरुण एक ग्रह है जो सूर्य से दूरी के अनुसार 7वां है। मैरिनर 9 मंगल ग्रह पर अन्वेषण के लिए 30 मई 1971 को नासा द्वारा छोड़ा गया यान था। हेली जो है पुच्छल तारा है, जो वर्ष 1835, 1910 और 1986 में पृथ्वी से दिखाई दिया। ब्लू मून परिघटना होती है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये होता है जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो, उसे कहते हैं ब्लू मून परिघटना। नासा के अनुसार ब्लू मून वह परिघटना है जब किसी एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। प्रश्न 15, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि जो अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, मान लीजिए जी है, तो यही चंद्रमा पे क्या हो जाएगा? 1/6 जी हो जाएगा। यानी अगर ये 60 kg का कोई मान लीजिए सामान है, 60 kg मास का है और आप चंद्रमा पे लेके जा रहे हैं, तो 60 × 1/6 हो जाएगा, यानी कि 6 × 60, यानी कि 10 kg का चंद्रमा पे हो जाएगा। 60 kg का जो सामान है, ठीक है। देखो दोस्त, मास कभी नहीं बदलता है, जो भार होता है यानी W जो mg है वो चेंज हो जाएगा। चाहे आप चंद्रमा पर ले जाइए, कहीं ले जाइए, मास कभी चेंज नहीं होता है। आपका जो वेट होता है, भार होता है, वो चेंज हो जाएगा। यानी कि जो 60 kg का है, ठीक है, तो भार मान लीजिए कि यहाँ पे
60 है, 60 इंटू जी आपका यहाँ पे 9.8 है। अगर वहाँ ले जाएंगे तो 60 इंटू 9 वहाँ पे क्या हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स 1/6 हो जाएगा इंटू 9.8। तो भार क्या होता है, चेंज होता है, लेकिन मास वही रहता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण 1/6 होता है, इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर किसी वस्तु का भार हमेशा भार घटेगा, मास हर जगह जो है इक्वली होता है। तो पिंड का भार बराबर, ये फार्मूला हो गया W इंटू जी, जो अभी हमने आपको बताया। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है कितना है दोस्तों, ये है 364,000 किलोमीटर जो है। एक देश अपने सेलिनी परीक्षणकर्ता को चंद्रमा की कक्षा में भेजकर एशिया का प्रथम देश हुआ है। यह यश प्राप्त करने वाला देश है, तो ये है दोस्तों जापान जो है। आंसर ये सही है। सेलिनी का जापानी उपनाम कागोया है। चंद्रमा की कक्षा में भेजा गया यह जापान का अंतरिक्ष यान था। इसे 14 सितंबर 2007 को प्रक्षेपित किया गया था। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ा भी हेल्प मिल रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।